विज्ञान की भाषा में मनुष्य को होमो सेपियन कहा गया है। इसका अर्थ होता है बुद्धिप्रवण प्राणी। ऐसी हालत में केवल आहार, निद्रा और भय की परिधि में मनुष्य बंधा नहीं रह सकता। आदिवासी समुदाय आज पिछड़ा हुआ समझा जाता है, लेकिन उनकी सृजनात्मक चित्रकला तथा विभिन्न कला विद्याओं से लगता है कि गरीबी और अन्य समस्याएं कला की गति को नहीं रोक सकती। आदिवासी चित्रकला में पशु पक्षियों तथा मनुष्य जीवन के विविध पक्षों का जो चित्रण हुआ है और हो रहा है, वह मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहता है। अभिव्यक्ति के स्तर पर यह चित्रकला जिन विषयों को अभिव्यक्त करती है, वे कहीं से भी कला की दुरूहता को स्थापित नहीं करती, बल्कि वे कला की सहजता का वकालत करती है। सुबह के समय मुर्गे का बोलना, बरसात में मोर का नाचना और सुंदर स्त्री के प्रति पुरुष का सहज ढंग से आकर्षित होना एवं इस तरह के ढेर सारे स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संदर्भ आदिवासी चित्रकला में देखने को मिलते हैं। आदिवासी कला परंपरा में कलाकार अपने कला में अनुभव और कल्पना के संयोग से प्रकृति का चित्रण कुशलता से करते हैं। पशु पक्षी इनके कला के प्रिय बिंब है। वे अपने प्रिय बिंबों के साथ जीवन के सौंदर्य को भी अपने चित्रों में प्रमुखता से उकेरते हैं। इनके चित्रों में सांप गति और आवेग का संयुक्त प्रतीक है। इसी रूप में काल का सांकेतिक अर्थ देता है। बांस का वृक्ष वंश वृद्धि का प्रतीक है। बांस वृक्ष की टहनियाँ यह दर्शाती है कि आपकी कीर्ति, आपके कर्म, आपके यश की चर्चा चारों दिशा में फैले। हाथ का छापा मनुष्य जीवन का प्रतीक है। जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो सूर्य विकास का प्रतीक है। स्वास्तिक चारों दिशा का संकेत करता है। स्वास्तिक को घुमाने से चक्र बनता है। चक्र समय, गति, ऊर्जा का प्रतीक है। हाथी को शुभ प्रतीक मानते हैं। मछली सबसे पुराना जीव, इसका प्रतीक आदिम युग से जुड़े होने की बात बताते हैं। हमारा मानना है कि जल है तो जीवन है, इसलिए इनके चित्रों में मछली का भी चित्र अंकित किए जाते हैं। हालांकि यह भी गौर मतलब है कि आदिवासी समुदायों को विभिन्न जनजातियां तथा उनकी सांस्कृतिक आस्था के आधार पर इन चित्रकलाओं के स्कूल भी मिलते हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में सरकारी और गैर सरकारी कला संस्थाओं द्वारा इन आदिवासी कलाओं के पारंपरिक स्कूल और व्याकरण लड़खड़ आए हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कलाओं के लिए कई सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। फलतः गुमनामी में जी रहे कई आदिवासी लोक कलाकारों ने ख्यातियाँ पाई, उन्हें वाजिब सम्मान मिला। कला आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला का आनंद किसी चीज़ का विकल्प नहीं था। कलात्मक अभिव्यक्तियाँ विश्लेषण के लिए नहीं होती और न ही इनकी कोई कीमत होती है। लेकिन कला के संरक्षण के नाम पर किए जा रहे विभिन्न कार्य इन कलाओं के प्रदूषण का कारण बन गए हैं। इनके कारण आदिवासी कलाओं की सहजता नष्ट हो गई है। मैं खासकर संथाल परगना की भित्ति चित्रकला का उदाहरण देना चाहूँगा। झारखंड में इन लोक कलाओं को बचाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। कुछ एक कलाकार ने विश्व ख्याति प्राप्त की, लेकिन इस ख्याति ने इन कलाओं को परंपरा से जुदा कर दिया। झारखंड की ये कलाकृतियाँ शुरू में अपनी सहजता और नैसर्गिकता के लिए जानी जाती थी। धीरे धीरे ये द्रुहता और कृत्रिमता का आभास देने लगी। कला महिलाओं की आय का स्रोत तो अवश्य बनी, लेकिन जहाँ पहले प्राकृतिक रंगों और बांस की करची और कपड़े का प्रयोग होता था, आधुनिक कलाकार नए रासायनिक रंग, कागज, कलम और तुलिका का प्रयोग करने लगे। इस कला को दीवार से हटाकर कैनवास और कागज पर लाकर विचार किए जाने लगा, तो इसकी स्वाभाविकता तो नष्ट हुई ही। हल्दी और गोमूत्र की जगह रासायनिक रंग आ गए। हालांकि लोग परंपरा, भागीदारी और प्रतिबद्धता की मांग करती है। यह लोगों के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए लोक कला और आदिवासी कला के संरक्षण तथा संवर्धन की चिंता तो बहुत ही सकारात्मक नहीं माना जा सकता। ये कलाएं स्वतंत्र हैं और सृष्टि के साथ समरस होकर जीने का संदेश देती है। हालांकि अधिकांश लोग कला एवं शिल्प को आदिवासियों के स्वच्छंद प्रदर्शन से जुड़ा मानते हैं। आदिवासियों में ही हम एक तरह की स्वच्छंदता पाते हैं, विशेष रूप से जब हम आम लोगों की परंपराओं तथा कला एवं शिल्प की शैलियों से इसकी तुलना करते हैं, तब हमें उनमें शैलीगत शिक्षा
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इनके गुण, आकृति और उपयोग के विभिन्न रूप असाधारण हैं। कला एवं शिल्प परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं और इनकी कला एवं शिल्प में विद्यमान परंपरा चकित करती है। आदिवासी समाज अपनी ज़रूरत की वस्तुओं के लिए अपने निकटवर्ती परिवेश पर निर्भर होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों एवं उनके मूल तत्वों के निर्माण में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रकृति का सहारा लेते हैं। विश्वास, किंवदंतियाँ एवं खोज की चाह में वे प्रकृति की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं एवं अपनी आय को प्रकृति का अंग मानते हैं। यही इनकी सृजनात्मकता की मूल शक्ति है। यही शक्ति इन्हें आम लोगों से अलग करती है। इनके चित्रों के रंग और रंगों की गतिशीलता एवं इनके आकर्षण लोगों को अर्थ समझने के आमंत्रण देते हैं। इन कला परंपराओं में आदिवासी समुदायों की जीवन शैली, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं परिलक्षित होती है। आदिवासी समाज पुरातन काल से ही प्रकृति के उपासक रहे हैं। इनकी सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन है। यह समाज अपनी परंपरा को अपनाते हुए रचनात्मक निरंतरता का अंग बन जाता है। इनकी कला में मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप से विकसित संस्कृति का हम साक्षात्कार करते हैं। उरांव समाज में कंघा काटकर बनाए गए चित्रों से प्राचीन काल के समय का पता लगाया जा सकता है। पशु की छवियाँ, भोजन कठौतों, भोजपत्र, पक्षी, मछली, संयंत्र परिक्रमा, कमल भर, ज्यामितीय रूप, त्रिकोण, यह सब आम है। फसल के दौरान अर्पित कला रूपों का उपयोग किया जाता है। गंजू कला रूप की विशेषता पशु की छवियाँ और जंगली, पालतू और संयंत्र रूप है। बड़े दीवार पर पशु, पक्षी और पुष्प से घर सजाकर लुप्त प्राय जानवरों के चित्र में कहानी परंपरा को दर्शाया जाता है। कई उपजातियां अपने घर को पेड़ और पशु की आकृति से सजाते हैं। दोनों कंघा काटना और चित्रकला तकनीक से करते हैं। सोहराय की एक अनूठी शैली है जहां चित्र की रूपरेखा दीवार की सतह पर लकड़ी, नाखून और कंपास का प्रयोग करके बनाई जाती है। मुंडा समाज अंगुलियों का उपयोग नरम रंग के लिए, गीले कपड़े, अपने घरों को रंगने के लिए और अनोखी इंद्रधनुष आकृतियां और सांप और देवताओं के चित्र बनाने के लिए करते हैं। गांवों के बगल में चट्टानों के रंग की लैवेंडर भूमि मिट्टी और भगवा रंग के विपरीत मिट्टी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बिरहोर और भुइयाँ सरल, मजबूत, प्रामाणिक और ग्राफिक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मंडल अपनी अंगुलियों के साथ चित्रकला करते हैं। झारखंड के लोगों ने पीढ़ियों से बेहतरीन कारीगरों को बनाया है और कला में उत्कृष्ट कार्य सिद्ध किया है। और ये प्राकृतिक संसाधनों का अनूठा प्रदेश है जहाँ पतला, मजबूत बांस से सुनम्य व्यवहारिक लेख जैसे दरवाजा, पैनल, बक्सा, चम्मच, शिकार तथा मछली पकड़ने के उपकरण, नाव के आकार की टोकरियाँ और कटोरे और फुलके बनाए जाते हैं। और गुलाबी हरी पत्ती वाले पाउडर का प्रयोग धार्मिक अवसरों पर करते हैं। साल पत्तियों से बनाए गए कटोरे और पत्तल प्लेटों का उपयोग शादी और अन्य उत्सव के दौरान व्यापक रूप से किया जाता है। सबई घास या जंगली घास से कटोरा बुना जाता है। कलम, स्टैंड, मैट और रंगारंग बक्सा बुना जाता है। गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस का पेड़ सजावट के लिए बनाए जाते हैं। चाईबासा इन चीज़ों के लिए मशहूर है। रांची के आसपास के छोटे गांवों के पास खजूर के पत्तों से अंगुली चित्रित खिलौने अनेक पीढ़ियों से बनाए जाते हैं। ये खिलौने बनाने वाले भगवान राम की शादी का खिलौना व्यापक तौर पर बनाते हैं। कंघी सज्जा और प्रयोग के लिए उपयोग में आता है। लकड़ी से बने आदिवासी बेरी हैंडल जमा करने का एक आइटम है जो किसी भी साप्ताहिक हाट या गांव के बाजार में पाया जाता है। कोहबर चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है। मसलन लाल, काला, पीला, सफ़ेद रंग पेड़ की छाल एवं मिट्टी से बनाए जाते हैं। इनकी पेंटिंग में ब्रश भी प्राकृतिक ही होते हैं। उंगलियां लकड़ी की कंघी, अब प्लास्टिक वाली दातून से चित्र भी उकेरे जाते हैं। झारखंड सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भरा हुआ है। पाषाण युग के उपकरण की खोज हजारीबाग जिले में और कुल्हारी और भाला का सिरा चाईबासा क्षेत्र में पाए गए हैं। 10,000 से 30,000 साल पुराने शैल चित्र, पहाड़ियों की गुफाओं में चित्र और अन्य
प्राचीन संकेतक, यहाँ तक कि पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों में पाए गए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने मिट्टी के बर्तनों को उजागर किया है और पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और चट्टानों की कला का प्राचीन समय में संकेत मिलता है। इन भागों में संवर्धित सभ्यताएं पाई गई है। लकड़ी के काम की जटिलता, आभूषण पत्थर के काम, गुड़िया और सार, मास्क और टोकरियां हैं जो आपको बता देंगी कि कैसे यहाँ की संस्कृति के व्यक्ति समय की गहराई को बताती है, कैसे बसंत की रचनात्मकता राज्य के लोगों और आत्मा में पुनर्भरण का काम करती है। भारत की परंपराओं में सबसे नाजुक, मुलायम और सुंदर उदाहरण के लिए कोहबर और सोहराई चित्र, जो पवित्र, धर्मनिरपेक्ष और एक महिला की दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इस कला का अभ्यास विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा शादियों और फसल के समय कौशल और जानकारी को युवा महिलाओं के हाथ में दिया जाता है। कंघा को काटकर या उंगली चित्रित कोहबर कला और दीवार चित्रित सोहराई भरपूर फसल और शादी को मनाता है। विस्तृत बेरी डिज़ाइन पशु और संयंत्र रूप से प्रचुर मात्रा में है। अक्सर प्राचीन कला गुफा के चारों ओर पाए जाते हैं। यहाँ की सभी कलाओं में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी तटस्थ रंग, लाल पत्थर से ऑक्साइड, भगवा लाल, सफ़ेद कॉलिन, मैगजीन काला आदि। नीले और हरे रंग असामान्य हैं और विशिष्टता से इसका उपयोग नहीं हुआ है। आदिवासी कला को विकसित करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास भी चल रहे हैं। कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण हुआ है। वहीं सोहराय कला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। हजारीबाग जिले के जंगलों की गुफाओं में चट्टानों पर इस प्रकार के पाषाणकालीन भित्ति चित्र देखने को मिले हैं। आज भी हजारीबाग जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में लुप्त प्राय होती बिरहोर जनजाति के घरों, कुंभास की दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने चित्रों में कोहबर कला की विशेषताएं प्रतिबिंबित होती है। प्रत्येक विवाहित महिलाएं अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है। इसमें घर, आंगन और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों और नारी प्रतीकों की अनोखी चित्रकारी की जाती है। जादोपटिया पेंटिंग अपनी विषय वस्तु और चित्रण शैली के कारण अभी भी जीवित है। हालांकि इसका कोई कलाकार राष्ट्रीय पटल पर उभर कर नहीं आ पाया है। इस जादोपटिया कला की चर्चा संथाल परगना के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आर्चर ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉपुलर पेंटिंग में की। जादोपटिया कला की तरह पैदकार चित्रकला भी है। देश में जनजातीय चित्रकला के मामले में पैदकार काफ़ी पुरानी कला मानी जाती है। इसका अपना इतिहास है और जब कॉमिक्स या चित्रकथा का जन्म नहीं हुआ था तब पैदकार कला या पट्टकारी पेंटिंग अस्तित्व में आ गई थी। कलाकार इसमें हो रही घटनाओं के चित्र को चित्र के जरिए दिखलाते हैं। इसमें सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ ही कहानी को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। सत्यजीत राय ने बांग्ला में एक फिल्म बनाई थी, गुपी गाइन बाघा बाइन। यह फिल्म पैदकारों के जीवन पर ही आधारित थी। सोहराय कला को विकसित करने में एक और जहां पद्मश्री बुलू इमाम का प्रयास सराहनीय है, वहीं जरेड कला को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य डॉक्टर स्टेफी टेरेसा मुर्मू कर रही हैं। जरेड कला भी हमारी प्राचीन परंपरा का ही हिस्सा है, जिसकी चर्चा यूरोपियन लेखक कुलसे ने अपनी पुस्तक द संथाल में किया है। वहीं नरेंद्र पंजियारा एक नई चित्रकला शैली बैद्यनाथ पेंटिंग को रैखिक थाती के रूप में वैश्विक पटल पर लाने के प्रयास में है। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा भी मंडवा कला को कला के रूप में स्थापित करने में जुटी हुई है। जादोपटिया कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए मीनू आनंद 30 वर्षों से प्रयास कर रही है। झारखंड की प्राचीन शिलाओं पर कला के उत्कृष्ट नमूने आज भी देखने को मिल जाते हैं, जो यह इंगित करते हैं कि हमारे पूर्वज ने प्रकृति के साथ अपनी सहजीविता में अपने संवेदनाओं को कैसे उकेरा होगा। इस वक्त का समाज संसाधनों के माध्यम से बहुत ही सीमित था। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर संघर्ष आम बात थी। भोजन उपजाने से लेकर पशुपालन तक में नित्य नए संघर्षों से लोगों को गुजरना पड़ता था। इसके बावजूद कला का विस्तार थमा नहीं। आदिकाल से चली आ रही हमारी यह कला परंपरा में समाज के कितने गहरे अनुभव विद्यमान हैं।
हालांकि अब नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इस कला परंपरा को कैनवास पर कूंचियों से प्राण मिल रहे हैं। कलाकार अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता से कला के विकास में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। हमें इन आदिवासी कला परंपरा और कलाकारों पर गर्व है।